ओके, जय हिंद दोस्तों। तो हिमाचल पीसीएस ने ट्रेजरी ऑफिसर का पेपर कंडक्ट करवाया था और उसी के आज हम पॉलिटी सेक्शन की बात करेंगे। मेरा नाम है अंकित सिन्हा। इसका रिजल्ट जो है प्री वाला आ चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लियर भी हुआ है। तो सबसे पहले उन्हें बधाई। और कैसे क्वेश्चंस थे वो देखते हैं। तो देखिए, समग्र बैच की डिटेल्स हैं। ये वीडियो पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। ये पेपर्स कवर्ड है, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है हमारा, क्योंकि आप पीवाईक्यू के अंदर यूपीएससी के पेपर्स तो कर लेते हो, बट स्टेट पीसीएस के रीसेंट वाले मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप कोई भी पीवाईक्यू की फेमस बुक रेफर करते हो तो उसमें 2025-26 वाले रीसेंट क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली। अभी जो हर साल देखो 40-50 पेपर ऐसे होते हैं जो आपको करने होते हैं हर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के मिला करके, तो वो अपडेट नहीं हो पाते हैं। फिजिकल फॉर्मेट वाली बुक्स की ये दिक्कत होती है। और इसके अलावा लेक्चर के साथ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लिंक करते हैं। ओवरऑल काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, काफ़ी सारे टॉपर्स भी जुड़े हुए हैं। तो ये है नंबर्स और ये डिटेल्स। तो ये देखो, पहला स्टेटमेंट है जो एसआर बोमाई केस जजमेंट है, ये 1994 में आया। और दूसरा ये कि आर्टिकल 356 के मिसयूज से डील करता है। देखो, पहला स्टेटमेंट फैक्चुअल है। यूपीएससी के लिए ईयर इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट आप मेंस में जब आप ईयर को कोट करते हो ना किसी भी केस के साथ, जजमेंट के साथ, तो बेनिफिशियल होता है। इससे डेप्थनेस दिखती है। और कई बार स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं जिनमें वो ईयर के बारे में पूछ लेते हैं। तो क्या यहाँ पे स्टेटमेंट सही है? देखो, बात कुछ ऐसी है कि 1980s में क्या होता है, जो यूनियन गवर्नमेंट है ये फ्रीक्वेंटली आर्टिकल 356 को यूज करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर रही थी। और कर्नाटक की जनता पार्टी गवर्नमेंट, जिन्हें चीफ मिनिस्टर एसआर बोमाई हेड कर रहे थे, इन्हें भी इनके गवर्नर ने डिसमिस कर दिया था बिना फ्लोर टेस्ट के। और कह दिया कि मेजोरिटी लॉस हो गई ऑन डिफेक्शन। तो प्रेसिडेंट ने इम्पोज करा प्रेसिडेंट रूल को और स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गवर्नर की रिकमेंडेशन पे। अब एसआर बोमाई जी जाते हैं कोर्ट, और कोर्ट में जाकर ये इस एक्शन को चैलेंज करते हैं। कहते हैं आर्टिकल 356 का मिसयूज हुआ है और जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं उनका भी वायलेशन हुआ है। अब मल्टीपल सिमिलर केसेस नागालैंड से भी आए, मेघालय से आए, राजस्थान से आए, मध्य प्रदेश, बहुत सारे स्टेट से मल्टीपल सिमिलर केसेस आने लग गए। और बार बार पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा था आर्टिकल 356 का। बिना बात के प्रेसिडेंट रूल भी कई बार लगाया जा रहा था। अब देखो, यहाँ पे विडंबना ये है, आयरनी ये है कि बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिस्कशन हो रहा था कि सबसे कम यूज़ किया जाएगा इस आर्टिकल को, बट नतीजा ये हो गया कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, इनफैक्ट मिसयूज़ किया गया। तो कोर्ट ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करा और इसके बाद लिमिट्स को डिफाइन कर दिया कि भाई ये मिसयूज़ क्या है, किस तरीके का मिसयूज़ हम कंसिडर करेंगे। तो आप आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आया कि एसआर बोमाई जो केस है वो कहाँ से ओरिजिन होता है। अब इसी के साथ हमें ये समझना है कि ये 1994 में आता है और आर्टिकल 356 के बारे में ये बताया गया कि कोर्ट रिव्यू कर सकती है प्रेसिडेंट रूल के इम्पोजिशन को। तो पहली चीज़ तो ये एसआर बोमाई के अंदर कि जो कोर्ट है, कोर्ट्स कैन रिव्यू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ये बात ध्यान रखना, प्रेसिडेंट रूल किस बेस पे लगा है उसके बारे में इंक्वायरी हो सकती है। अगर स्टेटमेंट बने नहीं होती तो ये गलत होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर ये इररिलेवेंट है या मैलाफाइड है तो उस बेस पे सुप्रीम कोर्ट रीस्टोर कर सकती है डिसमिस गवर्नमेंट को। दूसरी चीज़ तो यहाँ पे ये है कि गवर्नर कैन नॉट डिसाइड मेजोरिटी बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स और लेटर्स। फ्लोर टेस्ट होना इंपॉर्टेंट है। फ्लोर टेस्ट होगी असेंबली में तो ही डिटरमाइन होगी मेजोरिटी, तो इससे भी मिसयूज रुकता है। और इसके बाद प्रेसिडेंट रूल एब्सोल्यूट नहीं है। प्रेसिडेंट रूल इज नॉट एब्सोल्यूट ऑब्वियसली, तभी तो इस पर इंक्वायरी की जा सकती है, इसे रिव्यू किया जा सकता है बाय सुप्रीम कोर्ट। और इसके बाद सेक्युलरिज्म एक बेसिक फीचर है, यहाँ से ये बात भी निकल के आती है। और ये भी बहुत बार पूछते हैं कि एसआर बोमाई केस से क्या बेसिक फीचर के रूप में निकल के आता है। ध्यान रखना, सेक्युलरिज्म। कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की जो एक्शंस हैं वो सेक्युलर होनी चाहिए। तो सेक्युलरिज्म को डिफाइन कर दिया है कि ये बेसिक फीचर का पार्ट है और आप जानते हैं बेसिक फीचर के कॉन्टेक्स्ट में इसे वायलेट नहीं किया जा सकता, राइट। और जो लोकसभा या स्टेट असेंबली है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व अंटिल पार्लियामेंट अप्रूव प्रेसिडेंट रूल। यानी लोकसभा असेंबली या स्टेट असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया जाएगा जब तक पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव नहीं करती है। ये बात भी देखने को मिली। यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि जो फेडरलिज्म है, जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये मजबूत हो जाता है।
तो इतना अगर आप ध्यान रखोगे इतने पॉइंट्स तो आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इसमें सही बात है ये, तो इस केस में बेसिकली आर्टिकल 356 के मिसयूज़ के बारे में डिस्कशन है। सो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा ट्रू है? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, सो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ये हिंदी के स्टेटमेंट से आप पढ़ सकते हो, वैसे तो आसान है। पहले जो सवाल पूछे गए ऐसे रिलेटेड वो कुछ कर लेते हैं क्योंकि सारे करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो हम बैच में करते हैं या फिर कई बार अलग से वीडियो हम बना लेते हैं ना एक टॉपिक की। देखो कह रहे हैं एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कौन सा बेसिक फीचर के रूप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपहेल्ड किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक फीचर के रूप में अपहेल्ड किया जाता है और इसमें यह कहा गया कि स्टेट एक्शंस मस्ट बी सेक्युलर। नेक्स्ट, किस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्ट करा यानी ये प्रोनाउंस करा कि जो प्रोक्लेमेशन है प्रेजेंट रूल का अंडर आर्टिकल 356 इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी आर्टिकल 356 में जो प्रेजेंट रूल लगाया जा रहा है इसकी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। और ये अभी हमने पढ़ा है कि इसका आंसर है एसआर बोमाई एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अदर्स क्यों आप समझ रहे होगे, बाकी स्टेट से भी सिमिलर एक्शन की डिमांड उठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पॉलिटी के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में। पहले आप वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, देन आगे बढ़ना। तो इसमें कह रहा है जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है इट इज़ रूटेड इन प्रोसेसेस लीडिंग टू द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। और दूसरा स्टेटमेंट यह है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है इट अरोज आउट ऑफ जुडिशियल कंसर्न रिगार्डिंग मिसयूज ऑफ पावर बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। मूल संरचना सिद्धांत भारत में शासन के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, पहला यानी लोकतंत्र के बारे में है बेसिकली। और दूसरा ये कि अनुच्छेद 368 के अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर न्यायिक चिंता से उत्पन्न हुआ है ना। तो क्योंकि आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट की बात है, संशोधन की बात है, और संशोधन के अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा था तो इसको लेकर एक न्यायिक चिंता थी यानी जुडिशियल कंसर्न था ओवरऑल। तो इसी के बारे में है ये। ओके, तो केशवानंद भारती केस जजमेंट के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि किस तरह से ये ओरिजिन में आता है। और ओवरऑल 1960s 70s में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट ने बहुत सारा अमेंडमेंट पास करा, जैसे 24th वाला, 25th वाला, 29th वाला, जिससे जो लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की पावर इंक्रीज हुई, जुडिशियल रिव्यू को कर्व किया गया। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली स्टक डाउन करा वैसे लॉज को, और इसी के साथ एक टेंशन, एक टसल क्रिएट हो जाता है। पार्लियामेंट तो टोटल पावर चाहती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर दें, बट जुडिशियरी इस चीज़ को, क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट भी वायलेट हो सकता है ना, राइट। और इसके बाद फिर जो फाइनल ट्रिगरिंग पॉइंट होता है केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट वाला, और इसमें यही राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू रिलीजियस मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी यानी आर्टिकल 31 और 26 को वायलेट कर देता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, देन इसके बाद फाइनली ये जजमेंट निकल कर आता है। तो मेन मुद्दा यही है कि इज पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अनलिमिटेड, ये सवाल है, ये कॉन्टेक्स्ट है, इसे हमेशा माइंड में रखना, ठीक है, क्योंकि इसी से सारी चीज़ें फिर डिराइव होंगी। और दूसरा सवाल ये कि आर देयर इम्प्लाइड बाउंड्रीज ऑन व्हाट पार्लियामेंट कैन अमेंड, क्या कोई दायरा नहीं है कि पार्लियामेंट क्या अमेंड करेगी। तो इस सवाल के बेस पे ये आता है। एंड देन फाइनली हम देखते हैं कि ये जो 13 जज की बेंच है, जो कि लार्जेस्ट एवर बेंच है ना, और इसमें 7-6 की मेजोरिटी भी आती है, राइट। और पार्लियामेंट अमेंड कर सकती किसी पार्ट को, बट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। और ये जो कह रहे हैं ना कि डेमोक्रेटाइजेशन हो गया गवर्नेंस का, तो ये बात भी काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हमारे डेमोक्रेसी को ओवरऑल प्रोटेक्ट और स्ट्रेंथन करता है, और ऑथोरिटेरियन अमेंडमेंट्स जो है उसे रोकने का काम करता है। डेमोक्रेटिक वैल्यू जैसे फ्री इलेक्शन, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, इनको ही प्रोटेक्ट करता है। और जो मेजोरिटेरियन मिसयूज़ है पावर का, उसे रोकने का काम करता है। तो इस हिसाब से सही है। और दूसरा जो कह रहे हैं जुडिशियल कंसर्न को लेके, हाँ बिल्कुल, जो न्यायिक चिंता से उत्पन्न हुआ ये, क्योंकि जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी इस चीज़ को लेकर, और फाइनली ये जजमेंट निकल कर आता है। तो आसान है काफ़ी। कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े अच्छे लेवल के हैं, जिनका लेवल काफ़ी अच्छा है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ओडिशा पीसीएस में पूछा गया है, तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको करेक्ट बताना है। तो पहला कह रहा है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दूसरा कि ये किसी भी लेजिस्लेशन की लीगैलिटी को देखता है बाय द कोर्ट्स, तीसरा जो डॉक्ट्राइन है बेसिक स्ट्रक्चर का, ये फ्री हैंड देता है पार्लियामेंट को कि आप किसी पार्ट को किसी पार्ट को अमेंड कर सकते हो, और चौथा ये कि हमारे संविधान बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है कि ये फेडरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, फंडामेंटल राइट और सोशलिज्म वगैरह है। वीडियो पोस्ट करके अटेम्प्ट कर लीजिए। देखिए हमें तो करेक्ट वाला बताना है, तो चौथा ऑब्वियसली गलत है, बेसिक स्ट्रक्चर तो डिफाइंड ही नहीं है, टाइम टू टाइम जजमेंट के थ्रू निकल कर आया है ये, तो 4 हो जाता है गलत, तो ये 2 हट गया। देन इसके बाद हमें चेक करना है थर्ड को,
तो क्या ये फ्री हैंड देता है पार्लियामेंट को बेसिक स्ट्रक्चर कि आप किसी पार्ट को अमेंड कर लो? देखो ये बात तो काफ़ी हद तक सही है कि फ्री हैंड देता है, बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस हिसाब से जो तीसरा है क्या वो गलत है? बेसिक स्ट्रक्चर फ्री हैंड टू पार्लियामेंट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, तो ये तीसरा जो है वो गलत है। तो दूसरा कह रहे हैं इट इज़ यूज टू टेस्ट द लीगलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन बाय द कोर्ट। तो ये बात भी सही है क्योंकि जो लेजिस्लेशन की लीगलिटी वो चेक किया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर के द्वारा, और ये एक तरह का जुडिशियल रिव्यू है। तो इस हिसाब से आंसर ही है। देन ये क्वेश्चन देखिए HCS में ही पूछा गया, जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन है ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड करा केशवानंद भारती केस में 1973 में। इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो होल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो ये आप जानती हो इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो सही आंसर है ना वो सी होगा, पहला करेक्ट है बट दूसरा गलत है क्योंकि होल कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं अमेंड कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है उन्हें हर तरह से अमेंड नहीं किया जा सकता, राइट। देन ये क्वेश्चन देखिए सिविल सर्विसेज का है 2020 का। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। पहला कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन करा बेसिक स्ट्रक्चर को, तो ये तो गलत हो जाता है ना। और ये देखो आप स्टेट पीसेस वगैरह में पूछा गया था कि डिफाइन करा है कि नहीं। और दूसरा कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो ये भी गलत है। ये इसलिए गलत है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो जुडिशियल रिव्यू का जिक्र नहीं है ना। हमेशा बेयर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो। बेयर कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ोगे ना तो आप समझ जाओगे कि ऐसे टर्म्स हैं या नहीं। तो जुडिशियल रिव्यू जैसा टर्म कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये बात स्टेटमेंट सही हो सकती है बट ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ये जो पूछते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया UPSC के द्वारा ये जो पूछा जाता है तो इसमें ये टर्म बहुत मैटर करता है कि हमारे संविधान में बाकायदे ये मेंशन है या नहीं। सो आंसर इज डी, नीदर वन नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग है, नीति आयोग है और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है और सेंट्रल वाटर कमीशन है। कौन सा टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक निकाय है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टेट्यूटरी कमीशन है। देखो फाइनेंस कमीशन आप जानते हो आर्टिकल 280 में है, तो ये तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी जो ए है वो सेकेंड के साथ मैच होगा। और इसके बाद नीति आयोग, तो नीति आयोग 2015 में बना है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू, और ये स्टेट्यूट के द्वारा बना है यानी ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और जो तीसरा कह रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ये 1990 में क्रिएट हुआ है बाय नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट, तो ये एक तरह का स्टेट्यूटरी कमीशन है। और सेंट्रल वाटर कमीशन एक अटैच्ड ऑफिस है MOWR के अंदर, और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि एक तरह का टेक्निकल या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया UPSC के द्वारा, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कहते हैं अभी प्रेजेंटली। पहले कहते थे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। तो आंसर यहाँ पे क्या हुआ, आंसर आई गेस सेकंड है फिर थर्ड है, तो सेकंड पहले फिर थर्ड। अच्छा एक भी पता हो तो आंसर निकल जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, करप्शन, पंचायती राज और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ऐसे सवाल पहले ही पूछा गया है जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि पर्टिकुलर कमेटी किस से जुड़ी हुई है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में जो कमेटी है, क्योंकि ये पहले भी हमने पढ़ा, अगर आपको याद हो तारकुंडे कमेटी पे रिसेंटली सवाल आया था हाल ही में, और उस टाइम पे मैंने आपको सारी कमेटी बताई थी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी हुई है, तो उसी में हमने पढ़ा था ये। दिनेश गोस्वामी कमेटी है ना, हाँ ये रहा, CAPF में पूछा गया था, ये देखो है ना कौन कौन सी कमेटी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म पे रिपोर्ट सबमिट करा था, याद है ये सवाल जब हम OPSC के एनालिसिस कर रहे थे। तो तारकुंडे रिपोर्ट भी पूछा गया है ना, तो दिनेश गोस्वामी हो गए हैं, तारकुंडे, इंद्रजीत गुप्ता, ये जो तीनों हैं ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया था ताकि मैं आपको एनोटेटेड फ्री PDF शेयर करूँ ताकि आप रिवाइज कर सको। तो आंसर यहाँ पे क्या है, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म से ए जाएगा 4 के साथ, तो देखो ये हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया, आंसर इज C। और B करप्शन यानी के संथानम कमेटी, के संथानम कमेटी भी बहुत फेमस है, आप जानते हो। इसी के बेस पे कौन सी बॉडी निकल कर आई, के संथानम कमेटी के बेस पे ही हमारा विजिलेंस कमीशन बनता है ना।
और जो तीसरा कह रहे हैं पंचायती राज, तो पंचायती राज के लिए जो बॉडी है वो अशोक मेहता है जो कमेटी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए पॉल एप्पलबाय। तो सारे क्लियर हैं, ठीक है। और के संथानम कमेटी के बारे में ये ध्यान रखना कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है 1964 में ये क्रिएट होता है के संथानम की रिपोर्ट पे ही, और ये पब्लिक सर्विसेज में जो करप्शन है, करप्शन की कॉजेज़ क्या हैं, रिफॉर्म्स किस तरह से चाहिए, या इंटीग्रिटी मैकेनिज्म क्या होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, इन चीज़ों की ये बात करता है। तो इस हिसाब से ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं और उसके बेस पे आपको आंसर करना है। पहला कह रहा है कि रूरल लोकल गवर्नेंस इन इंडिया हैज़ अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। दूसरा ये कि अनलाइक रूरल लोकल गवर्नेंस, अर्बन लोकल गवर्नेंस इज नॉट हायरार्किकल। तीसरा ये कि दोनों ही रूरल और अर्बन लोकल गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी ग्रामीण स्थानीय शासन की संरचना पदानुक्रमित है, यानी पद अनुक्रम का मतलब वही होता है, हायरार्की बनी हुई है। दूसरा ये कि ग्रामीण स्थानीय शासन के विपरीत, यानी ग्रामीण स्थानीय शासन तो पदानुक्रमित नहीं है पर शहरी स्थानीय शासन पदानुक्रमित है। और तीसरा ये कि ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानीय शासन संवैधानिक संरचना है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है। देखो क्या आंसर होना चाहिए। पहला सही है क्या? पहले तो ये समझो कि हायरार्की क्या होती है। हायरार्की का मतलब एक टॉप लेवल पे है, फिर उसके बाद मिडिल टीयर एंड इस तरह से बॉटम पे है। तो अगर आप रूरल लोकल गवर्नेंस की स्ट्रक्चर देखो, संरचनाएं देखो, तो 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज सिस्टम में विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत की बात है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति है, और डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद है। ये बात आप समझ रहे हैं। और अगर इस चीज़ को हम देखें तो ये क्लियर हायरार्की देखने को मिल रही है, तो पहला तो सही है। बट जो दूसरा कह रहे हैं कि अर्बन लोकल गवर्नेंस में हायरार्की नहीं है, तो ये बात देखो सही है, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज़ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, काउंसिल है, नगर पंचायत वगैरह, तो ये हायरार्की सेम लेवल हायरार्की नहीं है, क्योंकि ये सेम लेवल की बॉडी है। बट जो रूरल गवर्नेंस है उनमें ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। ग्रामीण स्थानीय शासन की संरचना अलग तरीके से, उनमें कोई टॉप टीयर है, मिडिल टीयर है, डाउन टीयर है, तो इस तरह से देखने को मिल रहा है। बट जो अर्बन लोकल गवर्नेंस है उनमें हम देख रहे हैं कि हायरार्की नहीं बल्कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, डिफरेंट साइज के बेस पे। तो टाउन्स की साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से उन्हें डिफाइन कर दिया गया है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, काउंसिल हो। तो ये बेसिक है। 73rd अमेंडमेंट जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं 73rd 74th में कि इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। और दोनों कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 73rd में पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है और 74th अमेंडमेंट करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा मिल जाता है। तो तीनों सही है, सो आंसर इज सी, ऑल 3। ऐसे क्वेश्चन पहले ही बहुत पूछे गए, पंचायत और नगर पालिका पे बहुत ज़्यादा सवाल है, तो यहाँ हम तो उन क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकते। अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहे हैं कि अगेन 3 स्टेटमेंट, जो आर्टिकल 32 है ये वेरी सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा ये कि 32 और 226 आइडेंटिकल है नेचर में। तीसरा 226 का ब्रॉडर स्कोप है 32 के मुकाबले, यानी वही है संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। और दूसरा जो इनका नेचर है, मतलब जो वो काफ़ी आइडेंटिकल है, काफ़ी सिमिलर है, यानी इनकी प्रकृति समान है। या आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और 226 का दायरा 32 से ज़्यादा व्यापक है, यानी ब्रॉड है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे सही आंसर? ये तो सभी जानते हैं कि आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल कहा है। पहले कई बार पूछा गया है। हाँ ये देखो CDS में पूछा गया रिसेंटली, मतलब आज भी ऐसे सवाल आ रहे हैं ना। तो CDS के अभ्यर्थियों के लिए ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करें। 32 होगा इसका आंसर। फिर ये देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा है, 2002 में पूछा गया था सिविल सर्विस में, और बाद में भी 2015 में ही पूछा गया CDS में। तो इसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी आर्टिकल 32 है ना। ये देखो आप, तो इसमें भी इन्होंने 32 के बारे में पूछा था। अभी सॉल्व करेंगे, पहले इसे कर लेते हैं। तो पहला सही है। तो दूसरा कह रहे हैं कि 32 और 226 आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सिमिलर जैसे हैं। देखो 32 में इंडिविजुअल्स अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, बट 226 में हाई कोर्ट रीट इशू करेगा फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट प्लस एनी अदर पर्पस ऑल्सो। देखो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रीट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी अंडर आर्टिकल 226। तो सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे ही रीट जारी करेगा, बट हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि फंडामेंटल राइट प्लस अदर राइट्स, जैसे मान लो कोई लीगल राइट का भी वायलेशन हो रहा है ना, तो उस केस में भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और उनमें आपके लिए रीट इशू किया जाएगा। तो इस हिसाब से
जो हाई कोर्ट है उनका ब्रॉडर सेंस है, ब्रॉडर स्कोप है। तो तीसरा सही है क्योंकि ब्रॉडर स्कोप की बात कर रहा है, 226 का ब्रॉडर स्कोप है। बट जो दूसरा कह रहे हैं कि आइडेंटिकल है नेचर में, ये बात गलत है। आइडेंटिकल मतलब सेम है, सेम नहीं है, थोड़ा नेचर इनका अलग है। अलग इस सेंस में है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए भी और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट प्लस अदर राइट के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर साफ तौर से यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही है। तो ये आप जान रहे हो ये वायरस कहाँ से आया, यूपीएससी सिविल सर्विस में ये स्टार्ट हुआ है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली 2। नॉट करेक्ट आपको बताना, पहला कह रहा है रेमेडीज देता है सिटीजन को फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, दूसरा ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तीसरा सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकते रीट पिटीशन के लिए अगर डिले होता है तो, और चौथा जो प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 32 ये अप्लाई होता है फॉर ऑर्डिनरी लॉ। नहीं, ये गलत है। अगर फंडामेंटल राइट से इनका लेना देना नहीं है ना, तब तो 32 के अंदर रेट जारी नहीं हो सकता, ये होगा 226 के अंदर। सो डी इज रॉन्ग, हमें रॉन्ग ही बताना है ना। और पहला सही है, ये आप जान रहे हैं फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए है, उसके अलावा ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है क्योंकि ये आर्टिकल 32 के अंदर देखने को मिल रहा है। और तीसरा सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं करेगी, मना नहीं करेगी रीट पिटीशन को लेकर। फिर ये देखो सीडीएस में पूछा गया था कि कौन सा ट्रू नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पावर को लेकर। पहला है कि ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट में। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ एक्ट, जिसे रेफर किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि खुद के जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। और चौथा ये कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव पावर है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने को लेकर। तो क्या होगा इसका आंसर? उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। इसमें देखो जो पहला कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, ये बात सच है। गवर्नमेंट का डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेंगे। और जो दूसरा कह रहे हैं कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ये भी है, प्रेसिडेंट को एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करते हैं सुप्रीम कोर्ट, और खुद के जजमेंट को भी रिव्यू कर सकते हैं। बट जो चौथा कह रहे हैं ना कि एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव मतलब ओनली पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास ही केवल पावर है कि वो रेट जारी कर सकते हैं, तो ये गलत हो जा रहा है ना, क्योंकि हाई कोर्ट भी रेट जारी कर सकती है फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर, इवन अदर राइट्स के वायलेशन पर भी। सो आंसर इज डी। थोड़ा ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रेट जारी करती हैं, 5 तरह की होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूटरी और कोवरंटो। ये मैंने फंडामेंटल राइट वाले लेक्चर में पढ़ाया है। और पार्लियामेंट एम्पावर भी कर सकती किसी अदर कोर्ट को, ये भी ध्यान रखना। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा भी दूसरे कोर्ट्स को ये पावर दे सकती हैं कि आप रेट जारी कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं हुआ है, बट ये प्रोविज़न ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अगर नीड पड़ी तो किसी दूसरे कोर्ट को भी ये पावर दिया जा सकता है। और 1950 से पहले हम ये देखते थे कि केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के पास ही ये रेट जारी करने की पावर थी। और 226 में आप जानते हो हाई कोर्ट भी रेट जारी कर सकते हैं। ये डिफरेंस पे सवाल बनता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रेट जारी करने की पावर में क्या डिफरेंस है। तो देखो पहली चीज़ तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये केवल फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए जारी कर सकती हैं, और जो अभी मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट प्लस अदर राइट के लिए भी जारी किया सकता है। ये तो पहला डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये किसी भी पर्सन या गवर्नमेंट के लिए रेट जारी कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट रेट जारी कर सकता है अगेंस्ट अ पर्सन जो उन्हीं के टेरिटरी में रह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो रेट जारी किया जाएगा वो थ्रू आउट द टेरिटरी है, यानी टेरिटरी के किसी पर्सन जो अफेक्टेड है उनके लिए रेट जारी किया जा सकता है। बट हाई कोर्ट के केस में ऐसा नहीं है, जो उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जो आता है उन्हीं के लिए रेट जारी कर सकती है। और तीसरा डिफरेंस तो ये है कि अंडर आर्टिकल 32 के जो रेमेडी है वो खुद में एक फंडामेंटल राइट है, यानी सुप्रीम कोर्ट इन्हें रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। लॉजिक समझ आ रहा है क्यों सुप्रीम कोर्ट रीट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि ये खुद में फंडामेंटल राइट का पार्ट है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। जबकि आर्टिकल 226 में आप देखो तो ये जो रेमेडी है डिस्क्रिशनरी है, यहाँ पे मैंडेटरी है, मैंडेटरीली रीट जारी किया जाएगा बाय सुप्रीम कोर्ट। बट हाई कोर्ट चाहे तो रिफ्यूज़ कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है। ये मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि इट्सेल्फ अ फंडामेंटल राइट और ये पार्ट है आर्टिकल 32 का, इस वजह से। बट यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये डिस्क्रिशनरी है, यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि हाई कोर्ट में रिफ्यूज ऑल्सो टू एक्सरसाइज दिस रेट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेड्यूल दिया गया और सब्जेक्ट मैटर आपको बताना है। थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, एट्थ शेड्यूल। देखो थर्ड शेड्यूल में, ये तो आसान सवाल है वैसे, बहुत पूछा जाता है। थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन की बात है, यहाँ पे तो काउंसिल ऑफ सीट की बात कह दी गई, तो ये गलत है। फोर्थ शेड्यूल में ओथ और अफर्मेशन की बात है, नहीं, फोर्थ शेड्यूल में तो राज्यसभा के सीटों के एलोकेशन की बात है, तो इस हिसाब से ये भी गलत है। आई गेस यहाँ पे स्वैप कर दिया गया है ना। और एट्थ शेड्यूल लैंग्वेज की बात करता है, सो करेक्ट पेयर बताना है। सो आंसर इज ए। यहाँ पढ़ लेना ध्यान से कि करेक्ट पूछ रहे हैं या इनकरेक्ट। ये इसका हिंदी वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो ये कह रहे हैं जो 102nd अमेंडमेंट है, इसमें आर्टिकल 338 को जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरा ये कि 338 प्रोवाइड करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तीसरा जो इस कमीशन के मेंबर है ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो 102वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 338A को जोड़ा और अनुच्छेद 338 से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान करता है। और तीसरा ये कि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। देखो मोस्टली केसेस में प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो यहाँ भी ये गलत है तीसरा वाला। 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आता है और ये आर्टिकल 338B को जोड़ता है, ना कि ए को। और इसमें ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात है। ये आर्टिकल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और इसके साथ अगर सेकंड देखो, अच्छा ये 338 के बारे में भी बता दूं, 338A जो है ना, ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है। ये बात गलत है क्योंकि 338 में NC/ST की बात है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और ये पहले से ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये 89th अमेंडमेंट के टाइम से ही एग्जिस्ट कर रही है, तो पहला गलत। दूसरा कह रहे हैं कि 338 प्रोवाइड करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, गलत, ये भी गलत, क्योंकि सेकेंड वाला जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करता है। तो अगर मैं इसको सही स्टेटमेंट बनाना चाहूँ तो यहाँ पे हमें 338B करना पड़ेगा। तीसरा देखो, द मेंबर ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये भी गलत, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस हैं जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस, इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। इनके मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है, तो तीसरा भी गलत। सो आंसर इज डी। कितने करेक्ट है? नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 243 ZD 276 350। आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। देखो 243 में रिसेंटली बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं ना, 243 के ऊपर रिसेंटली बहुत सारे सवाल देखने को मिले। UPPCS की भी एनालिसिस की थी हमने, उस टाइम भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल बताए थे। और इसके अलावा EPFO वाला भी डिस्कशन किया था हमने, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। अगर आप बेयर एक्ट देखो तो बेयर एक्ट में ये पूरा इन्होंने लिस्ट दे रखा है। तो हमसे पूछा गया था 243 ZD, तो ZD में आप देखो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात है, याद रखना, बहुत पूछते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। और कुछ इंपॉर्टेंट वाला रिवाइज करवाता हूँ, है ना, क्योंकि ये चीज़ें तो थोड़ी फैक्चुअल है ना, तो बार बार जब पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। 243A में ग्राम सभा है, सबसे पहले ग्राम सभा की ही बात करेंगे, है ना। और इसके बाद पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कैसे उनका गठन होगा। फिर 243C में कॉम्पोजिशन है, मतलब कौन लोग शामिल होंगे। सॉरी, 243D में रिजर्वेशन की बात है, सीटों को किस तरह से रिजर्वेशन होगा। तो डी वाला बहुत पूछते हैं, डी वाला रिजर्वेशन है। ई में ड्यूरेशन की बात है पंचायत की, और एफ में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप है। जी में है पावर, ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज। टैक्स वगैरह ये भी पूछते हैं, तो टैक्स वगैरह, क्योंकि टैक्स को लेकर हमेशा ही फंडिंग क्राइसिस होता है पंचायत में, तो पावर टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड्स बाय द पंचायत। 243I में फाइनेंस कमीशन, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा पंचायती को लेकर। 243J में ऑडिट्स की बात है अकाउंट को, क्योंकि देखो यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन है, देन उसका ऑडिटिंग होगा। देन के में इलेक्शन है, ये भी पूछते हैं, याद रखना कैसे इलेक्शन है। 243L में एप्लीकेशन किस तरह से होगा यूनियन टेरिटरीज में। 243M में ये बात करता है पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। 243N में है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, और 243O में बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट। तो ये ओ वाला भी याद रखना, इलेक्टोरल मैटर्स में बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स है। और ये सारा हमने पढ़ा है बेयर एक्ट में, इसलिए मैंने बैच के अंदर बहुत डिटेल में बेयर एक्ट कवर करा, क्योंकि आए दिन पूछते हैं ये, और अब तो सिविल सर्विस में भी पूछ रहे हैं डायरेक्टली। 243Q में म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात है, 243R में म्यूनिसिपैलिटीज़ के कॉम्पोजिशन की बात है। जो चीज़ें वहाँ चली ना पंचायत में, उसी के पैरेलली चलेंगी, आप पढ़ सकते हो। दैन 243T में म्यूनिसिपैलिटीज़ के रिजर्वेशन की बात है, सीट्स की। 243U में ड्यूरेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन है, पावर ऑथोरिटी वगैरह है, और इनका फाइनेंस कमीशन अलग से। देन फाइनेंस कमीशन मतलब बेसिकली इनको देखने काम कर रहा है। इलेक्शन टू द म्यूनिसिपैलिटीज़ है, यूनियन टेरिटरीज का एप्लीकेशन है। देन 243 ZD में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए 243 ZE है। सो या
तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बात सही है। 276 में ग्रांट इन एड है क्या? देखो 276 में ये बात करता है ना प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, ये ग्रांट इन एड की बात नहीं करता है। एक बार देख लेते हैं। 276 पूछ रहे हैं ना ये 276, ये पढ़ो आप, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट, वही कह रहा था मैं। तो ये देखो आप, इन्होंने कहा है कि नो लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट रिलेटिंग टू टैक्सेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट और ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल बोर्ड और अदर लोकल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग और एम्प्लॉयमेंट शैल बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट रिलेट्स टू अ टैक्स और इनकम। बेसिकली एक सेंटेंस में अगर मैं बताऊँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोफेशंस हैं, ट्रेड्स हैं, कॉलिंग्स, एम्प्लॉयमेंट है, इन पे टैक्स लगाया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ जैसे पंचायत हो गई, म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह हो गई, ये जॉब या फिर प्रोफेशनल पे टैक्स लगा सकती हैं। जैसे लॉयर के लिए टैक्स, डॉक्टर के लिए टैक्स, है ना, ट्रेडर टैक्स, इस तरह से टैक्सेस लगा सकते हैं। हालांकि लिमिट भी था इनमें, जैसे पहले वो लिमिट थी 250 पर ईयर, बट 1988 में अमेंडमेंट होता है, देन उसके बाद उसे 2500 पर ईयर, मतलब 2500 तक वो टैक्स लगा सकती है साल में। ठीक है, तो इस तरह से ये काम कर रहा है ये आर्टिकल। तो ग्रांट इन एड तो नहीं। अब आप बताओ ग्रांट इन एड किस पर्टिकुलर आर्टिकल में है और ग्रांट इन एड क्या होता है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर। देखो ग्रांट इन एड आर्टिकल 275 में है, याद रखना। और ग्रांट इन एड का सिंपल मतलब ये है सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प दे सकती है स्टेट्स को ताकि वो अपने खर्चे मैनेज करें। तीसरा करें 350A इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, ये सही है। सो आंसर इज बी, ओनली 2 पेयर। अगला देखिए JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, और ये उनके लिस्ट 2 है और इनके साथ आपको मैच करना है। बेसिकली कमिटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। कमिटी पे हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था, अगर आपको लास्ट लेक्चर में ध्यान हो तो। और कमिटी पे इस पेपर के अंदर हमने शायद डिस्कशन करा था, नहीं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये तो कमेटी पे आया था, है ना, ये सवाल ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह के बारे में। फिर देखो हमने बहुत सारा क्वेश्चन करा ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर, तो ये एक पेपर था जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। और MPSC की एनालिसिस करी थी हमने लास्ट वीक। अब इनमें भी देखो बहुत सारा क्वेश्चन था जिसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि अलग अलग कमिटीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हो, इनकरेक्ट पेयर बताना था। देन यहाँ पे ये पूछ रहे हैं HCS में कि कौन सी कमेटी के चेयरपर्सन कौन है, सारा देखो पूछ रखा है। लैंग्वेज कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, एडवाइजरी कमेटी। तो ये वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे ही, आप चेक कर लो MPSC के नाम से। और यहाँ पे देखो माइनर कमिटीज़ हमने बैच के अंदर कवर करा था, उसी की स्क्रीनशॉट है। और सारे कमिटीज़, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, क्रेडेंशियल कमेटी, हाउस कमेटी। तो अभी हम क्विकली से कवर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप उस वीडियो को देखोगे तो सारे कमिटीज अच्छे से याद हो जाएंगे। तो JB कृपलानी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र, हमेशा देखो जो आसान है ना उससे स्टार्ट करना। फंडामेंटल राइट सब कमेटी कई बार तो डायरेक्टली भी पूछा गया है, तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी JB कृपलानी जी के द्वारा हेड किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू जो स्टेट्स कमेटी के थे, ये मैंने आपको अलग से याद रखने को कहा है। और क्योंकि यूनियन पावर कमेटी और स्टेट्स कमेटी ये बार बार पूछते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन मत रखना कि सरदार पटेल, क्योंकि नेगोशिएशन को लेकर भी जो स्टेट्स के साथ थी उस कमेटी को भी जवाहरलाल नेहरू जी ने ही चेयर करा था। और इसमें ये कन्फ्यूजन आ सकती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करा। देखो ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काम करा, बट कमेटी अलग चीज़ होती है ना। और राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो ये रूल्स कमेटी हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे ये, और रूल्स कमेटी भी इन्होंने हेड करा। HC मुखर्जी यानी हरिंद्र कुमार मुखर्जी, इन्होंने माइनॉरिटी सब कमेटी को चेयर करा है। तो आंसर यहाँ पे 1 2 3 4 है, सो आंसर इज ऑप्शन ए। तो इतने ही सवाल थे पॉलिटी के, तो इनका लेवल इजी है, मॉडरेट एक आध सवाल है। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा इस डिस्कशन में। आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए कमेंट करके बताइएगा इन 10 सवालों में, आई गेस 10 ही थे। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।